नमस्कार। चलिए आज भारत में ब्रिटिश शासन के विकास की कहानी को समझते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ ताकतवर लोगों ने एक मामूली व्यापार करने वाली कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना दिया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक कंपनी जो यहाँ मसाले बेचने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे उपमहाद्वीप पर राज कैसे करने लगी? आइए इस 200 साल लंबे सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये सत्ता का खेल आखिर बदला कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के बीच से। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बस एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसके लोग शासक नहीं, सिर्फ व्यापारी थे। लेकिन एक शख्स ने इस पूरे समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 23 जून 1757 ये वो तारीख थी जिसने हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल दिया। प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की जीत सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, बल्कि ये वो लम्हा था जब बंगाल की अपार दौलत और सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। यहीं से कंपनी राज की बुनियाद पड़ी। अब क्लाइव ने एक बहुत ही कह सकते हैं चालाक व्यवस्था बनाई, जिसे द्वैध शासन का नाम दिया गया। इसका मतलब सीधा सा था, कंपनी पैसा वसूलेगी, सेना पर कब्जा रखेगी, जबकि शासन चलाने की सारी जिम्मेदारी, सारी सिरदर्दी स्थानीय नवाब की होगी। यानी फायदा कंपनी का और बदनामी नवाब की। बंगाल तो हाथ आ चुका था, पर कंपनी की भूख वो तो बस और बढ़ती ही जा रही थी। अब वक्त था इस व्यापारिक ताकत को एक असली साम्राज्य में तब्दील करने का, और इसके लिए उन्होंने कुछ बेहद आक्रामक नीतियां अपनाई। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के नाम पर एक ऐसा जाल बुना जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। भारतीय रियासतों को सुरक्षा का झांसा दिया जाता, बदले में उन्हें ब्रिटिश सेना का सारा खर्च उठाना पड़ता, और धीरे धीरे वो अपनी आज़ादी ही खो बैठते थे। इसी तरह हैदराबाद, मैसूर और अवध जैसे बड़े बड़े राज्य बिना कोई जंग लड़े ही अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और फिर मैदान में उतरे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने तो इस विस्तार की रेस को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने लागू किया व्यपगत का सिद्धांत। नियम बहुत सीधा था। अगर किसी राजा की मौत बिना किसी बेटे के हो जाती तो उसका राजपाट सीधे सीधे कंपनी का हो जाएगा। सतारा, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें इस नीति का शिकार बन गईं। लेकिन डलहौजी की कहानी में ना एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ तो वो आक्रामक तरीके से साम्राज्य बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक डाक व्यवस्था जैसी तकनीकें भी शुरू की। ऐसी चीजें जिन्होंने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। कंपनी का ये आक्रामक रवैया ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। जल्द ही एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो न सिर्फ कंपनी के शासन को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, बल्कि भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा ही बदल देगा। 1857 का विद्रोह ये सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं थी, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में आग लगा दी। इसने ब्रिटिश सत्ता की नींव तक हिला दी और ये साफ कर दिया कि अब चीजें पहले जैसी कभी नहीं रहेंगी। इस विद्रोह का जो सबसे बड़ा असर हुआ वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया। मतलब रातों रात पावर का पूरा सेंटर ही बदल गया। अब भारत पर कोई कंपनी नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटेन की महारानी हुकूमत करने वाली थी। और इस ऐतिहासिक उथल-पुथल के बीच में एक आदमी था, लॉर्ड कैनिंग। वो कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश ताज के पहले वाइसरॉय बने। सोचिए, उनका काम था एक युग को खत्म करना और एक बिल्कुल नए शाही शासन की शुरुआत करना। तो अब साम्राज्य तो बन चुका था। अब लड़ाई जीतने की नहीं, बल्कि इतने बड़े देश पर शासन चलाने की थी। और यहीं से ब्रिटिश हुक्मरानों के बीच एक नई बहस छिड़ी। भारत पर आखिर शासन किया कैसे जाए, सख्ती से या थोड़ी नरमी से? ये फर्क हमें दो वाइसरॉय, लिटन और रिपन के कामों में साफ साफ देखने को मिलता है। लॉर्ड लिटन ने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाकर भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोट दिया। वहीं ठीक उनके बाद आए लॉर्ड रिपन ने आते ही इस कानून को रद्द कर दिया और प्रेस को उसकी आज़ादी लौटा दी। ये राज के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे थे। रिपन ने सिर्फ प्रेस को ही आज़ादी नहीं दी, बल्कि उन्होंने स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल गवर्नेंस और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनके इन उदार कामों की वजह से ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी शख्सियत ने उन्हें भारत का उद्धारक तक कह दिया था। इससे पता चलता है कि ब्रिटिश प्रशासन के अंदर भी विचारों की एक जंग चल रही थी।
लेकिन ये जो थोड़ी बहुत नरमी का दौर था ना, ये ज्यादा चला नहीं। 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों में बांटने का फैसला कर लिया। इस बांटो और राज करो की नीति ने भारतीय राष्ट्रवाद की आग में घी डालने का काम किया और आजादी की मांग को और भी ज्यादा तेज कर दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर। अब वाइसराय का काम साम्राज्य बनाना नहीं था, बल्कि किसी तरह उसे संभालना और धीरे धीरे खत्म होते देखना था, क्योंकि अब उनका सामना एक ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन से था जिसे रोक पाना नामुमकिन हो चुका था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए कैसे चीजें कितनी तेजी से बदल रही थीं। गांधी इरविन समझौते से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक। अब इरविन और लिनलिथगो जैसे वाइसरॉय का सामना गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व में एक बेहद मजबूत हो चुके आंदोलन से था। ये बातचीत और टकराव का एक बिल्कुल नया दौर था। और फिर आए इस कहानी के आखिरी किरदार, लॉर्ड माउंटबेटन। उनका काम किसी भी पिछले वाइसराय से बिल्कुल अलग था। उन्हें कोई साम्राज्य बनाना नहीं था, बल्कि उन्हें तो 2 सदियों में बने इस विशाल साम्राज्य को खत्म करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभानी थी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, ब्रिटिश राज की सबसे स्थायी विरासत क्या है? क्या वो रेलवे और सिविल सेवा जैसी संस्थाएं हैं जो आज भी मौजूद हैं, या फिर विभाजन के वो गहरे घाव जो आज भी इस उपमहाद्वीप के इतिहास और भविष्य दोनों पर अपना असर डाल रहे हैं? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही कहीं छिपा है।